Good afternoon, my friends from media. So, as you know about the IPGA being the apex body of the trade, I welcome you all here. So, we have our distinguished guest, Dr. Ashok Gulati. He has been the ex-CACP chairman, and you have already heard him, I think, during the conference, during the seminar. So, I won't like to speak much, but rather I like to ask you to ask the questions to the panel here, and we would like to give the reply to your queries. Thank you. सर लास्ट ईयर 47 लाख टन के आसपास इम्पोर्ट हुआ था 23-24 में और इस बार 2 महीने में अप्रैल मई में ऑलरेडी 11-12 लाख हो चुके हैं जो गवर्नमेंट का डाटा पार्लियामेंट में आया है। तो आपको क्या लगता है इस साल कितना इम्पोर्ट होगा? मैंने अपने एड्रेस में बताया था लगभग हमारा मानना है कि 40 से 45 लाख टन इस बार इम्पोर्ट होगा। पिछले साल 47 लाख टन इम्पोर्ट हुआ था, जिसमें 16 लाख टन मसूर की दाल थी। और जो मेरे ख्याल से मसूर का जो आयात है वो कुछ ज़्यादा हुआ था। लगभग हमारे यहाँ 8 से 10 लाख टन मसूर चाहिए। इस बार 16 लाख टन का इम्पोर्ट हुआ था। दूसरा, हमारे यहाँ इस बार पिछले साल जो था वो येलो पीस का काफ़ी इम्पोर्ट हुआ था। अब जो येलो पीस का जो इम्पोर्ट अभी तक सरकार ने जो खोल रखा है वो 31 अक्टूबर तक है। मेरा ऐसा मानना है कि शायद उसके बाद वो कुछ पॉलिसी में चेंज आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ इस बार मानसून अच्छा है और जो अभी जो रबी की जो बुआई होगी उसमें सरकार को ये, क्योंकि उस समय चने का और मटर की बुआई होती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, अगर ये सरकार ने पॉलिसी को चेंज नहीं किया तो उस पर असर पड़ सकता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसलिए कुछ ना कुछ पॉलिसी परिवर्तन आएगा। तो हो सकता है कि इस साल थोड़ा इम्पोर्ट जो पिछले साल था उससे कम होगा, और इस साल क्योंकि मानसून अच्छा है तो हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। तो उत्पादन अच्छा होगा तो हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट है उसमें कुछ कमी आएगी। तो इम्पोर्ट में अगर कमी आएगी तो क्या हम उम्मीद करें कि सस्ती भी कुछ ऐसा हो सकती है? दालें ऑलरेडी अगर आप देखेंगे लास्ट 1 महीने में सस्ती हो चुकी हैं। खासकर जैसे दालों के जो भाव थे, खासकर तुअर में लगभग 1 महीने में 20 रुपये किलो की मंदी होलसेल प्राइस में आ गई। एक महीने में 20 रुपये किलो की, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और बाकी दालें भी जो है अगर आप देखें, मटर के आयात की वजह से बाकी दालों पे भी काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि जो मटर है वो 35 रुपये किलो बिक रही है, जो सबसे सस्ती दाल है। और इस प्राइस में मेरे ख्याल से दूसरे कोई भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, खाने की जो हमें जो रोज़ के खाने के लिए चाहिए, इस भाव में नहीं मिलते हैं। तो दालों के प्राइस मैं समझता हूँ काफ़ी कम हो चुके हैं, और सामने क्योंकि हमारा उत्पादन भी अच्छा होने वाला है खरीफ में, और आगे भी ऐसा अनुमान है क्योंकि हमारे मानसून अच्छा है, तो मेरे ख्याल से दालों के दामों में अब कोई वृद्धि नहीं होगी, दालों के दाम कम ही होंगे। So how do you tackle? जरूरी चीज़ है जिंदगी के लिए, लेकिन आमतौर पे लोगों को हमेशा ये शक होता रहता है कि मैं दाल लेने जा रहा हूँ वो डुप्लीकेट तो नहीं है, वो धुलो तो कुछ अजब सा कलर निकलता है उसमें से। तो लोगों का जो ये शक बना हुआ है, इस पे कंट्रोल के लिए क्या चीज़ें होंगी? मेरे मित्र ये कोई आइसोलेटेड केस ज़रूर हो सकता है, बट ऊपरी तौर के ऊपर जो फसाई के रेगुलेशन हैं उसके अंतर्गत जो हम लोग सुनते हैं मार्केट में, इस तरह की कंप्लेन अगर कोई आइसोलेटेड केस में आए तो आए, वरना सभी कुछ बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता है। सर, प्रोडक्शन कितना होने के बाद मतलब यू कैन से इट इज ए फिट फॉर द राइट प्रोडक्शन, और नहीं तो फिर मंगाना पड़ता है? देखिए, हमारे यहाँ जो उत्पादन है वो जो है लगभग लास्ट 3-4 साल में 240 से 250 लाख टन का उत्पादन रहा है, और हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। हमारा ऐसा अनुमान है कि 2030 तक हमें 400 लाख टन दालों की डिमांड हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी परचेजिंग प्राइस जो है, हमारे लोगों की जो परचेजिंग जो ताकत है वो बढ़ रही है, तो हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी। तो 400 लाख टन दालें हमें चाहिए। तो आपने जो पूछा कि हमें कितनी दाल चाहिए आत्मनिर्भर होने के लिए, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता जो हमारे डॉक्टर गुलाटी साहब ने भी जो अपने स्पीच में कहा कि ये एक नारा हो सकता है, लेकिन इस पर हमें बहुत काम करना होगा। मैं उनको कहूँगा कि रादर ये कुछ इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।
होते हैं जब उसके पीछे कुछ पॉलिसीज ऐसी हों जो उस दिशा में आपको आगे लेके जाए। जो मुझे लगता है जो पॉलिसीज चल रही हैं अगर उस तरह से चलती रही तो 2030 तक मेरा जो अनुमान है 80 से 100 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझे? मजबूरी समझ लीजिए, लेकिन मैं इसको सोचता हूँ मजबूरी नहीं, ये कम हो सकता है, सेल्फ सफिशिएंसी आ सकती है अगर आप नीतियाँ बदलें। नीति में जो मैंने अंदर एग्जांपल दिया था कि नीतियाँ इस समय फेवर करती हैं जैसे पैडी को, राइस को, इतनी सब्सिडी है उसके ऊपर, पावर सब्सिडी है या फर्टिलाइज़र की सब्सिडी है, लेकिन दालें जो धरती के लिए अच्छी हैं और हमारे लिए अच्छी हैं, ना धरती को नुकसान पहुंचाती हैं ना हमें, उसकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो उतना पानी नहीं पीती, वो उतना पावर नहीं लेती, वो उतना फर्टिलाइज़र नहीं लेती। तो वो वाला जो आप पैडी के लिए दे रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पैडी आपके पास पड़ी हुई है, FCI के पास इस समय जितनी चाहिए उससे 3.5 गुना है, तो आप वही इंसेंटिव जो पैडी को देते हैं, पंजाब में हमने एस्टिमेट किया है, रिसर्च की है कि 39,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर सब्सिडी है, इसमें आधी उसकी स्टेट गवर्नमेंट की, आधी तकरीबन सेंटर की। तो दोनों मिलके ऐसा एक पैकेज दें कि भाई जो पैडी इतनी नहीं चाहिए हमें, उसकी जगह अगर आप कोई दाल लगाएंगे या ऑयल सीड्स लगाएंगे, ऑयल सीड भी तो आप इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, मिलेट्स लगाएंगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो आपको 35,000 रुपया 40,000 रुपया पर हेक्टेयर दिया जाएगा। अगर ये कर दें तो आप जिसको हम कहते हैं क्रॉप न्यूट्रल इंसेंटिव स्ट्रक्चर, कि सब क्रॉप को बराबर, इस समय जो पल्सेस हैं वो तो सौतेला वाला उसके साथ व्यवहार हो रहा है और जो पैडी है उसके साथ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्यार हो रहा है, लेकिन पैडी ना धरती के लिए अच्छी है इस समय, जो जितना फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं और मीथेन क्रिएट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहे हैं, और ना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हमें थोड़ी सी प्रोडक्शन बास्केट में एडजस्टमेंट चाहिए, और वो एडजस्टमेंट उस समय ठीक था जिस समय ये पॉलिसीज बनी थी, क्योंकि उस समय खाने के लिए हमारे पास गेहूँ और चावल नहीं थे, लेकिन आज चावल दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हम हैं। 23-24 में हमने दुनिया का जितना एक्सपोर्ट हुआ है चावल, उसका 36% एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से हुआ। तो हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करके क्या करते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस को ही नीचे गिरा देते हैं, तो फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा क्वांटिटी देनी पड़ती है टू गेट द सेम मनी। तो आप उसको पॉलिसी को थोड़ा करेक्शन चाहिए, और वो थोड़ा सा करेक्शन आप करेंगे, ये जो मैंने सुझाव दिया, तो आपकी समस्या विदिन, और 5 साल का एश्योरेंस दीजिए, और 5 साल के लिए कह दीजिए कि हम जो भी, खासतौर से पंजाब हरियाणा बेल्ट में जहाँ पानी की टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल इज गोइंग डाउन, कि हम 5 साल के लिए आपको ये 35,000 रुपया पर हेक्टेयर भी मिलेगा, और जितना पल्सेस और ऑयल सीड्स उगाओगे वो हम MSP पे खरीदेंगे। आप सब फार्मर्स को खुश भी कर लोगे, लीगल बनाने की जरूरत नहीं है, नेफेड को कहो वहाँ पे पल्सेस को प्रोक्योर करें, क्योंकि जो पंजाब की प्रोडक्टिविटी दे सकती है वो देश में और कहीं नहीं मिल सकती। आप इरिगेटेड है सारा, अब पल्सेस जहाँ उग रही हैं वो 10% भी इरिगेशन में नहीं है, तो फिर बरसात होगी, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो मुश्किल, नहीं हुई तो मुश्किल, तो वॉलेटिलिटी प्रोडक्शन में रहेगी, और वही वॉलेटिलिटी फिर प्राइसेस में दिखती है, और फिर वही होता है कि हर 2 महीने में, 1 महीने में पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो उस वॉलेटिलिटी को आपको स्टेबलाइज करना है, रिसर्च भी करनी पड़ेगी, लेकिन इरिगेशन है तो इरिगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है देश में, पंजाब हरियाणा में है, और उनका पानी बचाओ, तो पानी भी बच गया आपका, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी बच गई, आपको ज़्यादा प्रोटीन मिला बजाय कार्बोज के, विन विन सिचुएशन है सारी, सिर्फ एक पॉलिसी चेंज चाहिए। सर दाल के प्रोडक्शन में इतना कुछ फायदा है, तो ये हुकूमत समझ क्यों नहीं पा रही है? टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है आपको, हमको, सबको। सर आपने इतने सुझाव दिए हैं गवर्नमेंट को, तो आपके सुझावों में कुछ कमी रह गई है, या आपके सुझाव को गवर्नमेंट मान नहीं रही है? आपकी नीतियों को क्यों नहीं मान रही है गवर्नमेंट?
देखिए ऐसा है, ये हमारी जैसे पंजाब के लिए डिस्कशन पिछले 3 महीने से हमारी काफ़ी उनके साथ चल रही है। तो आपने देखा होगा अभी पिछले 10 दिन में ही उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की है जो पहले हरियाणा में थी कि 7,000 रुपये पर एकड़ हम देंगे जो पैडी से शिफ्ट करेगा। प्रॉब्लम कहाँ है, क्लियर नहीं करते कि 1 साल के लिए मिलेगी कि 5 साल के लिए मिलेगी। अरे भाई 1 साल वो पल्स उगाएगा, अगली बारी फिर अगर घाटे में गया तो क्या होगा। किसी भी फार्मर की इनकम जो आज मिल रही है उसको पैडी से, उससे अगर कम जाएगी तो कोई भी चांस नहीं है आपकी पॉलिसी। उससे ऊपर भी बात कीजिए। अब कितने बेनिफिट मैंने आपको गिरा दिए, लेकिन सरकारें हैं धीरे धीरे चलती हैं, काफ़ी काम करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और इसमें सेंटर और स्टेट को कंबाइन करना पड़ेगा। देखिए सेंटर की फर्टिलाइजर सब्सिडी बचेगी क्योंकि इतना फर्टिलाइजर ना पल्सेस में चाहिए ना ऑयल सीड्स में चाहिए, और दोनों आप इंपोर्ट कर रहे हो इतना ज़बरदस्त। मोकामा टाल जानते होंगे, बिहार में मोकामा लेंटिन के प्रमुख जगह है, उसका कुछ योजना आपके पास है या योजना सरकार नीतीश कुमार को बोला था बनाएंगे, नहीं बनी नहीं, हमेशा हम फ्लड आ जाता है और बर्बाद हो जाता है। देखिए बिहार की जो समस्या है, नॉर्थ बिहार बिल्कुल डिफरेंट है साउथ बिहार, ठीक है। नॉर्थ बिहार में जो सबसे बड़ी चीज़ है, हर दूसरे साल ऊपर से पानी आ रहा है। आप 100 साल पीछे चले जाइए और देखिए देश में गन्ना कहाँ होता था, आपको पता चलेगा नॉर्थ बिहार और ईस्टर्न यूपी में होता था, क्योंकि नेचुरल पानी आ रहा है ऊपर से। गन्ने को एथेनॉल में डाल दीजिए सारा। 28 कंपनियां थी शुगर की जब मैं विजिट किया, और 25 नहीं चल रही थी क्योंकि वहाँ झगड़े चल रहे हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम, जैसा है। उठा के सारी की सारी जितनी सहकारिता की हैं दूसरी हैं प्राइवेट सेक्टर को बेच दीजिए, और पानी से आप एथेनॉल बना सकते हैं थ्रू गन्ना। पानी फ्री आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं आप, जहाँ पानी नहीं है महाराष्ट्र में 20% इरीगेशन है और 4% एरिया गन्ने का सिर्फ जो टोटल महाराष्ट्र में है, और वो महाराष्ट्र का 66% इरीगेशन ले जाता है, 4% एरिया।